Hello friends, today we are going to discuss about the events of the third stage of labor. The third stage of labor comprises of the phase of placental separation and the phase of and the descent of placental fragment into the lower segment and expulsion with the membrane. Placental separation. At the beginning of labor, the placental attachment roughly corresponds to an area of 20 centimeter in diameter. There is no appreciable diminution of the surface area of placental attachment during the first stage. During second stage, there is a slight but progressive diminution of the site following successive retractions, which attains its peak immediately following the baby's birth. So क्या होता है, फर्स्ट स्टेज के स्टार्टिंग में ये जो प्लेसेंटल साइट है यहाँ पे, इसमें बिल्कुल भी डिमिनेशन नहीं होता है, मीन्स प्लेसेंटा अपनी साइट में इक्वली अटैच्ड रहती है. सेकेंड स्टेज में ये जो यूटेराइन साइट है, ये पर्टिकुलर एरिया जहां पे ये प्लेसेंटा अटैच्ड है, ये साइट कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा जो है वो कंप्लीटली अटैच नहीं रह पाती. एंड थर्ड स्टेज में यानी कि बेबी के बर्थ के बाद वो मार्कली डिमिनिश हो जाता है ये एरिया, जिससे प्लेसेंटा वहां से डिटैच हो जाती है. आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, द यूटेरस मेजर्स अबाउट 20 सेंटीमीटर वर्टिकली एंड 10 सेंटीमीटर एंटीरो पोस्टीरियरली एंड द शेप बिकेम डिस्कॉइड. तो जैसे हमने देखा कि पहले प्लेसेंटा का एरिया ही 20 सेंटीमीटर का है, अटैचमेंट एरिया, लेकिन बर्थ ऑफ बेबी के बाद सिर्फ यूट्रस 20 सेंटीमीटर का रह जाता है. सो आप सोच सकते हो कि प्लेसेंटल एरिया जो है यूट्रस में वो कितना कम हुआ होगा. तो द वॉल ऑफ अपर सेगमेंट इज मच थिकन्ड while thin and flabby lower segment is thrown into folds. So upper segment retraction फेज में होता है तो वो थिक हो जाता है और रेड्यूस भी हो जाता है, लेकिन लोअर सेगमेंट जो है वो रिलैक्सेशन फेज में है. तो वो उसका जो वॉल का जो डायमीटर है, जो वॉल का जो एरिया है, वो थिन हो जाता है और मल्टीपल फोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है. एंड द कैविटी इज मच रेड्यूस टू अकोमोडेट ओनली आफ्टर बर्थ. और ये जो कैविटी होती है उसमें सिर्फ उतनी जगह बचती है ताकि उसमें आफ्टर बर्थ यानी कि प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स ही अकोमोडेट हो सके. Next is mechanism of separation. Marked retraction effectively reduces the surface area at placental site to about half. तो ये जो अपर सेगमेंट है, हियर यू कैन सी, यहाँ पे जो एरो मूव हो रहा है, ये जो एरिया है वो रिट्रैक्शन एरिया है. तो वो इतना कम हो जाता है कि वो नॉर्मल एरिया जो होता है प्लेसेंटल साइड का, उसमें से सिर्फ आधा ही एरिया बचता है. बट एज द प्लेसेंटा इज इनएलास्टिक, it cannot keep pace with such an extent of diminution and resulting in its buckling. तो क्या होता है, प्लेसेंटल अटैचमेंट एरिया कम हो जाता है, लेकिन प्लेसेंटा उसके साथ कम नहीं हो पाती क्योंकि प्लेसेंटा में इलास्टिसिटी नहीं है, तो उसमें बकलिंग हो जाता है. यानी कि इस तरीके से प्लेसेंटा सेपरेट हो जाती है और सिर्फ उसका कुछ एरिया ही अटैच्ड रहता है. A sharing force is instituted between placenta and placental site, which brings about its ultimate separation. फिर धीरे धीरे ये जो प्लेसेंटा है वो धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी मूव होने लगती है और यहाँ से साइड से वो डिटैच होने लगती है या सेपरेट होने लगती है. The separation plane runs through a deep spongy layer of decidua basalis so that a variable decidua thickness cover the separated placental maternal surface, and there are two ways of separating the placenta. So here ये जो प्लेसेंटल साइड है, हियर यू कैन सी इन दिस सेकंड पिक्चर, ये जो डार्क लाइन है वो डेसिडुअल लाइनिंग है. सो थ्रू दिस डेसिडुअल लाइनिंग ये प्लेसेंटा जो है वो डिटैच हो जाती है और सेपरेट हो जाती है. देयर आर टू वे ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, सेंट्रल सेपरेशन एंड मार्जिनल सेपरेशन. सेंट्रल सेपरेशन में क्या होता है, डिटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम इट्स यूटेराइन अटैचमेंट स्टार्ट्स एट द सेंटर, resulting in opening up of few uterine sinuses and accumulation of blood behind the placenta. We call it as retroplacental hematoma. So in this first picture you can see, तो ये रेड कलर का जो है वो रेट्रोप्लेसेंटल हेमेटोमा है जो ये प्लेसेंटा के पीछे है. तो प्लेसेंटा सेंटर से डिटैच होना स्टार्ट होती है और उसकी जो मार्जिन्स है ये और ये वाली मार्जिन है जो अटैच रहती है ये यूटेराइन वॉल के साथ, और जो बीच में स्पेस बनती है वहां पे ये हेमेटोमा फॉर्म होता है.
एज ये प्लेसेंटा के पीछे होता है इसलिए इसे रेट्रो प्लेसेंटल हेमेटोमा कहते हैं. With increasing contraction, more and more detachment occurs, facilitated by weight of placenta and retroplacental blood until whole of placenta gets detached. फिर धीरे धीरे क्या होता है, पहले थोड़ी प्लेसेंटा डिटैच होती है और थोड़ा रेट्रोप्लेसेंटल हेमेटोमा फॉर्म होता है. फिर धीरे धीरे मीडियम एंड धीरे करके पूरी प्लेसेंटा जो है वो डिटैच हो जाती है और रेट्रोप्लेसेंटल हेमेटोमा बहुत ही ज्यादा फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है और प्लेसेंटा कंप्लीटली डिटैच हो जाती है. मार्जिनल सेपरेशन में क्या होता है, सेपरेशन स्टार्ट एट मार्जिन as it is primarily unsupported, and with progressive uterine contraction more and more areas of placenta get separated and marginal separation is found more frequently. ज्यादातर केस में ये मार्जिनल सेपरेशन पाया जाता है. ये सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक साइड की मार्जिन जो है प्लेसेंटा की यहाँ पे डिटैच हो गई है और बाकी का धीरे धीरे डिटैच हो रहा है और एक साइड से ब्लड जो है वो कंटिन्यू फ्लो हो रहा होता है. यहाँ पे रेट्रोप्लेसेंटल हेमेटोमा फॉर्म नहीं होता है क्योंकि ब्लड को पहले ही रिमूव होने के लिए स्पेस मिल जाती है. सेपरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स, फिर प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद मेम्ब्रेन सेपरेट होते हैं. द मेम्ब्रेन्स विच आर अटैच्ड लूजली इन द एक्टिव पार्ट आर थ्रोन इनटू मल्टीपल फोल्ड्स. Those attached to the lower segment are already separated during its stretching. So during cervical dilatation and during stripping of cervix, lower margin की जो lower segment की जो membrane होती है वो already separated होती है और जो upper segment में होती है वो जैसे segment retract होता जाता है वैसे डिटैच होती जाती है. The separation is facilitated partly by uterine contraction and mostly by weight of placenta as it descends down from the active part. So आधा हिस्सा जो है वो मेम्ब्रेन का रिट्रैक्शन की वजह से डिटैच होता है और आधा पोर्शन प्लेसेंटा डिसेंड होने की वजह से उसके साथ साथ डिटैच होके निकल जाता है. The membranes so separated carry remnant of decidua vera giving outer surface of chorion its characteristics roughness. So इसके साथ साथ वो थोड़ा डेसिडियो वेरा भी वो डिटैच कर लेती है जिसकी वजह से यूटेराइन इनर वॉल जो है वो थोड़ी सी रफ हमें महसूस होती है या दिखाई देती है. एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा. So after complete separation of placenta, it is forced down into a flabby lower uterine segment or upper part of vagina by effective contraction and retraction of uterus. Thereafter, it is expelled either by voluntary contraction of abdominal muscles or by manual force. फिर complete separation के बाद क्या हो जाता है, पूरी जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में या तो अपर वजाइना में डिसेंट हो जाती है या वहां तक पहुंच जाती है. उसके बाद या तो मैटरनल बेरिंग डाउन एफर्ट या तो मैन्युअली अम्बिलिकल कॉर्ड को ट्रैक्शन देने की वजह से वो प्लेसेंटा एक्सपेल हो जाती है. मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग. अब क्या होता है, कंप्लीट प्लेसेंटा एक्सपेल होने के बाद जो प्लेसेंटल साइट है वो प्लेसेंटल साइट में अभी भी ब्लीडिंग कंटिन्यू रहता है क्योंकि हमें पता है कि प्लेसेंटा और मैटरनल वॉल के बीच में मायोमेट्रियल वॉल के बीच में ये साइनसेस रन होते हैं थ्रू विच मैटरनल ब्लड फीटल ब्लड में जो ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया होती है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी होती रहती है. लेकिन प्लेसेंटा डिटैच होने के बाद ये सारे साइनसेस ओपन हो जाते हैं और वहां से ब्लीडिंग कंटिन्यू रहता है जो थ्रू वजाइना हम देख सकते हैं. सो ये ब्लीडिंग इन टाइम कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेशेंट को पीपीएच हो जाएगा या तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा और पेशेंट शॉक में चला जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में. सो क्या होता है, आफ्टर प्लेसेंटल सेपरेशन इन्यूमरेबल टॉन साइनसेस which have free circulation of blood from uterine and ovarian vessels have to be obliterated, यानी कि वो क्लोज होना चाहिए. तो the occlusion is affected by complete retraction whereby the arterioles are clamped as they passes tortuously through the interlacing intermediate layer of the myometrium. So ये जो मायोमेट्रियम के यहाँ पे ये पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये जो पर्पल कलर के जो फाइबर्स है वो मसल फाइबर है और बीच में ये रेड कलर का साइनस है. तो जैसे रिट्रैक्शन होगा ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लैंप हो जाएगा ताकि ये जो आउटर ल्यूमिना है वो बंद हो जाएगा और वहां से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा.
और इसे हम लिविंग लाइगेचर भी कहते हैं। और ये प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस है, यानी कि मेनली ब्लड कंट्रोल के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की इफेक्ट लाना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है, यानी कि यूट्राइन इनर्शिया में अगर ये एब्सेंट है, तो हम ब्लीडिंग को ज्यादातर कंट्रोल नहीं कर पाते। However, thrombosis occur to occlude the torn sinuses, a phenomena facilitated by hypercoagulable state of pregnancy. फिर दूसरा सपोर्टिंग फैक्टर क्या है? कोएग्युएबल फैक्टर्स की वजह से क्लॉट बन जाता है यहाँ पे ये ओपनिंग में, ताकि जो मिनिमल ब्लड भी बाकी बचता है आफ्टर क्लैंपिंग, वो भी क्लॉट होने की वजह से फिर एक्सपेल नहीं हो पाता या ब्लड लॉस रुक जाता है। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर है अपोजिशन ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉलोइंग एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मिनिमाइजिंग ब्लड लॉस। सो जैसे यूट्रस में से कंटेंट खाली हो जाता है, वैसे यूट्रस की दोनों वॉल एक दूसरे के आमने सामने अटैच हो जाती है या अपोज हो जाती है, ताकि कंप्रेशन की वजह से ये साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं। कंप्रेशन यानी कि फॉर एग्जांपल आपको कभी चोट लगती है छुरी के काटने की वजह से या कोई भी और रीजन से, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसे कपड़े से हम कंप्रेस कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। तो वैसे ही दोनों यूटेराइन वॉल्स आमने सामने कंप्रेस हो जाने की वजह से ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाना है। तो ये थर्ड स्टेज में मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग बहुत जरूरी होता है। अगर ये एब्सेंट होता है तो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहता है और पीपीएच हो जाता है और पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी आ सकता है। Thank you so much for listening. You can subscribe the channel, you can click the bell icon, and you can share amongst your friends. Thank you so much.